लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। जनगणना केवल आंकड़ों की प्रक्रिया नहीं होती, ये लोकतंत्र का सबसे व्यापक और समावेशी अभ्यास होती है। हर 10 वर्ष में होने वाला ये राष्ट्रीय आयोजन देश के हर कोने, हर घर और हर नागरिक को अपनी परिधि में ले आता है। भारत में 1871 से जनगणना की परंपरा चलती आ रही है, लेकिन 9 फरवरी की तारीख आजाद भारत के इतिहास में इसलिए विशेष है क्योंकि इसी दिन 1951 की जनगणना के लिए सूचीकरण का कार्य शुरू हुआ। ये वो क्षण था जब एक नव स्वतंत्र राष्ट्र ने खुद को गिनना शुरू किया, न केवल संख्या में बल्कि पहचान, पुनर्निर्माण और भविष्य की योजना के रूप में। 1947 का विभाजन भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदियों में से एक था। सीमाएं बदली, लाखों लोग विस्थापित हुए और आबादी की संरचना रातों रात बदल गई। ऐसे में 1951 की जनगणना किसी सामान्य प्रशासनिक अभ्यास से कहीं अधिक थी। ये आजादी के बाद की पहली जनगणना थी, हालांकि क्रम में ये 9वीं थी और इसके सामने चुनौती थी एक टूटे हुए, थके हुए और पुनर्गठन की प्रक्रिया में लगे समाज को दर्ज करना। 9 फरवरी से शुरू हुआ सूचीकरण इसी चुनौती का पहला ठोस कदम था। इस जनगणना ने भारत के बदले हुए भूगोल को दर्ज किया। विभाजन के बाद नए राज्य, नई सीमाएं और नई प्रशासनिक इकाइयां अस्तित्व में आई। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के निर्माण के साथ भारत का नक्शा बदला और उसी के साथ जनसंख्या का धार्मिक और सामाजिक अनुपात भी। हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों की आबादी का संतुलन बदला और इन परिवर्तनों को निष्पक्ष, वैज्ञानिक ढंग से दर्ज करना जनगणना का सबसे संवेदनशील कार्य था। 9 फरवरी को शुरू हुआ यह सूचीकरण केवल घरों की गिनती नहीं था, बल्कि विस्थापितों की पहचान का भी माध्यम बना। शरणार्थी शिविरों, अस्थायी बस्तियों और नए बसे इलाकों में रहने वाले लाखों लोगों को पहली बार किसी आधिकारिक दस्तावेज में दर्ज किया गया। ये प्रक्रिया नागरिकता, राशन, पुनर्वास और रोजगार जैसी नीतियों की आधारशिला बनी। जनगणना ने तय करने में मदद की कि किसे कहां सहायता चाहिए और संसाधनों का वितरण कैसे होगा। 1951 की जनगणना ने यह भी दिखाया कि भारत अपने लोकतांत्रिक वादे को कितनी गंभीरता से ले रहा है। अशिक्षा, गरीबी और बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद देश ने सुनिश्चित किया कि जनगणना की पहुंच अंतिम व्यक्ति तक हो। दूर दराज के गांव, पहाड़ी इलाकों और आदिवासी क्षेत्रों में गणनाकार पहुंचे। ये समावेशन का अभ्यास था, जहां हर व्यक्ति की गिनती समान महत्व रखती थी। इस ऐतिहासिक अभ्यास का संचालन भारत की जनगणना द्वारा किया गया, जिसने प्रशासनिक दक्षता और सांख्यिकी ईमानदारी का उदाहरण प्रस्तुत किया। सूचीकरण से लेकर प्रश्नावली और सत्यापन तक हर चरण में कोशिश रही कि आंकड़े वास्तविकता को प्रतिबिंबित करें। यही कारण है कि 1951 की जनगणना आज भी नीति निर्माण और सामाजिक अध्ययन का संदर्भ बिंदु मानी जाती है। 9 फरवरी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन से शुरू हुई प्रक्रिया ने लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को मजबूती दी। जनगणना के आंकड़े निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, संसदीय प्रतिनिधित्व और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण का आधार बने। एक व्यक्ति, एक गिनती, यही लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है और जनगणना इसे व्यवहार में उतारती है। समय के साथ जनगणना तकनीकी रूप से बदलती गई, कागज से कंप्यूटर और अब डिजिटल प्रणालियों तक। लेकिन 1951 की जनगणना की भावना आज भी प्रासंगिक है। भरोसा, पारदर्शिता और समावेशन। 9 फरवरी को शुरू हुआ सूचीकरण इस बात का प्रमाण था कि भारत केवल आजाद नहीं हुआ, बल्कि अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए भी तैयार था। आज जब जनगणना के आंकड़ों पर बहसें होती हैं, आबादी, संसाधन, प्रतिनिधित्व, तब 1951 की जनगणना हमें याद दिलाती है कि गिनती का उद्देश्य विभाजन नहीं, समझ है। ये समझ कि देश कौन है, कहाँ है और किस दिशा में जाना चाहता है। जनगणना नीति को दिशा देती है और दिशा लोकतंत्र को स्थिरता देती है। आजाद भारत की पहली जनगणना की शुरुआत हमें सिखाती है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव वही होता है जिसमें हर नागरिक शामिल हो। 9 फरवरी को शुरू हुआ यह अभ्यास आज भी जारी है। हर 10 साल में देश को खुद से परिचित कराने के लिए
यही जनगणना की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।